नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप पहली बार आए हैं तो मैं जल्दी से बताता हूं कि मैं यहां से आपको क्या क्या परोस के देता हूं। मैं यहां से फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बात करता हूं मैं तीसरी शक्ति की। आपकी भी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि आप किसी से बताते में या उन्हें अपना अनुभव समझाते में हिचकिचा रहे हैं कि कौन भरोसा करेगा कौन नहीं करेगा, तो मैं करता हूँ। आप मुझे मैसेज करिए अपनी कहानी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यहीं वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। फिर आपके एक्सपीरियंस को कहानी के माध्यम से सभी के लिए यहाँ से मैं प्रस्तुत करूँगा। बाकी ये जो आज की कहानी है इसमें बाबा श्याम ने जो चमत्कार करने शुरू करे हैं, अगर जादू आपने कभी नहीं देखा होगा तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको आज जादू भी दिखाने वाला हूँ कि वास्तव में अगर आपका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है तो ऐसा कोई काम नहीं है बाबा जो कि नहीं होता हो। बस एक बार आपको अपने ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है और उनकी भक्ति में भूल जाना है कि हमने इनसे फरियाद क्या करनी है, तभी सब कुछ अच्छा होगा और जल्दी होगा। बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, कुछ पूछना चाहते हो मैसेज करो, बिंदास मैसेज करो, बिना संकोच के मैसेज करो। मैं हर किसी के मैसेज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूं कहानी की। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। जय श्री श्याम, जय बाबा श्याम। आज की कहानी बुलंदशहर से है और ये बुलंदशहर का एक मध्यम वर्ग का परिवार है जिसमें माता हैं, पिता हैं और एक 22 साल का लड़का है जो कि जॉब के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनकी हर बात मानता है, सुनता है, समझता है। हाँ भाई, जनरेशन आप भी जानते हैं जो फ़िलहाल ये 20-22 साल वाली होती है, ये बहुत जल्दी से मतलब डिप्रेशन में भी चली जाती है कि हमारे को जॉब नहीं मिल रही, हमारे सपने टूट रहे हैं, न जाने कैसे क्या होगा। लेकिन अगर इसी उम्र का या इससे भी कम उम्र का कोई भी भगवान से एक बार प्रार्थना करनी शुरू कर दे और भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाए तो उसके काम बहुत स्मूथली बनते चले जाते हैं। इनके घर में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, सभी को ये पूरे दिल से मानते हैं। लेकिन बाबा श्याम से इन तीनों की जो भक्ति है ना, ये किसी और ही लेवल की है। ये तीनों, ये मानिए कि किसी को भी बताते हैं तो अपने घर में 4 लोग बताते हैं। भाई, माता है, पिता है, बड़ा भाई श्याम है और मैं हूँ, जबकि बड़ा भाई कोई नहीं है। किसको बोल रहा है ये? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और ऐसे ही जो माता हैं वो भी यही बताती हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक श्याम है और एक ये दीपक है। ठीक है जी, दीपक तो दुनिया जानती है कि कौन है और आता जाता दिखता है, लेकिन श्याम का रहता है। उन्होंने कहा वो रहता तो हमारे घर में ही है, लेकिन उसको आदत नहीं है ज़्यादा किसी से मिलने जुलने की। वो हमारा अपना है और वो सिर्फ हम तीनों से ही मिलता है, बाकी किसी से नहीं। तो अब पूरी दुनिया को आसपास में मतलब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये बाबा श्याम को अपना बड़ा बेटा मानते हैं। जो पिता है, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे सुन के, अपने बेटे के लिए कुछ कपड़े वगैरह कभी लाते हैं ना बाज़ार से, तो अपने बड़े बेटे के लिए भी लेकर आते हैं, यानी बाबा श्याम के लिए भी एक जोड़ी लेकर आते हैं। अब वो इनकी आस्था है। देखिए, हर कोई अपने एक अलग तरीके से ईश्वर से जुड़ाव रखता है या भक्ति दिखाता है, या उसके भक्ति करने का तरीका अलग है। मैंने पहले भी एक कहानी में बोला है कि कई प्रजाति के लोग होते हैं, कई प्रजाति के भक्त होते हैं। कुछ वो जो कि मंदिर में अंदर जाकर प्रार्थना करते हैं, कुछ वो जो कि बाहर से सिर झुकाकर चल देते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो दोनों के लिए बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ईश्वर कुछ भी फ़र्क रखेंगे ना, दोनों उनके लिए बराबर हैं। अब बाबा श्याम इन पर पूरी पूरी कृपा कर रहे हैं। कृपा कैसे? सबसे पहला जो चमत्कार हुआ इनके घर में, वो अब से तकरीबन 6-7 साल पहले हुआ था, जिसमें इनकी जो माता जी हैं उनके पैर की एक उंगली जो थी वो
एक बार छोटा सा, बहुत छोटा सा एक एक्सीडेंट था कि उस पे से गाड़ी का टायर निकला था, बहुत बहुत कॉर्नर से। अक्सर हो जाता है, गाड़ी का टायर निकल जाता है। जैसे कि आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, हो सकता है कभी आपके साथ ही हो। आज सुबह मेरे पैर पे से भी एक गाड़ी निकली थी, लेकिन पैर का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पैर उसके नीचे आ गया, लेकिन पंजे पे से, उंगली पे से, ठीक है। तो उस वक्त तो माताजी के पैर में इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने बाद वो उंगली नीली पड़नी शुरू हो गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक ये नौबत आ गई थी कि उस उंगली को हटाना काटना भी डॉक्टर ने सलाह में बोल दिया था। लेकिन इन्होंने बाबा से अर्जी लगाई और सिर्फ 50 या 100 रुपये का कोई तेल आया था जो कि दर्द निवारक होता है, उससे माताजी की उंगली भी ठीक हो गई। बाबा श्याम वो डॉक्टर हैं जो ना दवाई देते हैं और ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका इलाज अचूक होता है और सामने वाला ठीक हो जाता है। जैसे ही माता ठीक हुई है ना, उसके बाद से और ज़्यादा घर में बाबा श्याम के प्रति इनकी आस्था बढ़ गई। चमत्कार नंबर 2, इनके जो पिता हैं, इनसे एक बार गलती से, कभी कभी आप किसी की मदद करना चाहते हैं और उल्टा हो जाता है ना, तो ये लगता है कि हमने इसकी मदद के लिए हाँ ही क्यों करा। इसके पिता बैंक जा रहे थे अपने कुछ पैसे जमा करने, और वो कुछ पैसे तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये थे। पड़ोसी ने पूछा कि अगर आप बैंक जा रहे हैं तो मेरे भी कुछ पैसे आप जमा कर दीजिएगा। उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं भाई, बैंक दूर है और उस तरफ जा रहा हूँ और आप नहीं जा सकते तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। इन्होंने उनसे वो पैसे लिए और जमा करने जब गए हैं तो रास्ते में इनसे वो बैग खो गया था। 42,000 रुपये थे उसमें, समझ रहे हो, और इनके 18,000 इनके पॉकेट में रखे हुए थे, और वो बैग कहाँ कैसे क्या मिस हुआ पता नहीं। बैंक नहीं पहुँचे, घर पर आए हैं और रोने लग गए। बेटे ने पूछा कि पिता क्या हुआ, तो उन्होंने बताई सारी बात। माता ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हमारे घर में कुछ पैसे जमा हैं, हम उनके पैसे पूरे कर देंगे। बेटे ने कहा कि मेरी अगर कहीं अच्छी नौकरी होती बाबा, तो मैं ये नौबत नहीं आने देता। मेरी माता पिता के आंखों में आंसू हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास नौकरी ही नहीं है। बाबा या तो मुझे भी नौकरी दिलवाओ, नहीं तो समझ नहीं आ रहा मेरे इस जीवन का मतलब क्या है। क्योंकि शर्म आने चाहिए उस बेटे को जिसके होते हुए उसके माँ बाप की आंखों में किसी वजह से भी आंसू आ रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है मेरा पढ़ा लिखा होने का, कोई फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ पर होने का। बाबा कुछ तो चमत्कार करो। समझ नहीं आ रहा मैं अपने माँ बाप के आंखों के आंसू किस तरह से पहुँचूँगा, क्या करूँ मैं। उन्होंने जैसे ही बोला ये बेटे ने, तभी इनके किसी ने दरवाजे को खटखटाया। बाहर जाकर देखते हैं तो वो बैग टंगा हुआ है, लेकिन किसने लौटाया कुछ नहीं पता। खोल के देखा तो उसमें 1-1 रुपया वैसा का वैसा। आज की डेट में आपको लगता है कि इस तरह के भी लोग होते हैं। किसी को अगर किसी के पैसे गिरते दिख जाते हैं ना, तो उसे बताता नहीं, उठाकर चल देता है। और आज की डेट में ऐसे लोग भी हैं कि इतनी भारी रकम आपके लिए छोटी रकम होगी, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भारी रकम होती है। ये इनका दूसरा चमत्कार था। उसके बाद से तो ये मानो कि इन्होंने बाबा से जो कहनी है वो बात हो जानी है। अब इस लड़के ने एक दिन सुबह सुबह नहा धो के बाबा के सामने बैठ गया और कहता है कि अब मैं तब उठूंगा यहाँ से जब मुझे नौकरी दिलवाओगे। कैसे बड़े भाई हो, कोई सिफारिश नहीं चलती तुम्हारी? मैं इतने टाइम से तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नौकरी चाहिए। अरे मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उनके बड़े भाई हैं, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ कराते हैं, नौकरी लग जाती है। एक मेरा बड़ा भाई है, सिर्फ बैठा सुन रहा है, मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा। कैसा भाई है? मेरा बड़ा भाई है तो आज मुझे नौकरी दिलवाओ, अभी दिलवाओ। ये इतनी जिद कर रहा था, तभी इसके फ़ोन पर एक फ़ोन आया। कोई दिल्ली से कंपनी थी और उन्होंने कहा कि आपका जो बायोडाटा है वो सिलेक्ट हो गया है और आपको 60,000 रुपये प्रति माह की नौकरी के लिए ऑफ़र किया जाता है। क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? इसे कुछ नहीं समझ आया। ये तो वो बात हो गई कि ज़माने से भूखा बैठा हुआ था और साथ में सामने किसी ने 56 भोग रख दिए और फिर पूछा जा रहा है क्या आप खाना पसंद करेंगे। अरे कौन छोड़ेगा? अपने माता पिता को बताता है और माँ बाप
और माता पिता ऐसे खुश होते हैं कि बस मत पूछो। कहता है कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इसने करना था लेकिन ने लेट किया है काम। बड़ा भाई है और मैंने आज बड़े भाई से कह दिया था कि मुझे अगर नौकरी नहीं दिलवाई तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। तो पिता हंसकर बोलते हैं कि अरे अपने भाई से इस तरह से नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा मैं अच्छा ज़िद भी ना करूँ इनसे, ठीक है, आपने लाड़ प्यार करके इनको सिर पर चढ़ा रखा है, मेरी बात नहीं मानते थे ना, आज मैं इनसे लड़ाऊँ और नौकरी मिल गई। अब सबकी अपनी अपनी आस्था है। लड़के ने बाबा का नाम लेकर नौकरी ज्वाइन कर ली। अब बुलंदशहर से दिल्ली आना जाना गर्मियों तक तो ठीक था, सर्दियों में कोहरा होने की वजह से मोटरसाइकिल से आने जाने में माता पिता को डर लगने लगा कि बेटा एक काम कर, तू वहीं कोई कमरा ले ले, आने जाने का जो खर्चा है ना वो भी बचेगा, और ये जो 1.5-2 घंटे ख़राब हो जाते हैं ना ट्रैफिक में, ये भी बचेंगे, थकान बचेगी, ऑफिस में अच्छे से काम कर पाएगा। तो उसने कहा पिताजी कहे तो आप ठीक रहे हो, लेकिन मैं घर से अलग कैसे रहूँगा, यहाँ मेरी ज़रूरत हुई तो। उन्होंने कहा तो यहाँ बड़ा भाई नहीं दिख रहा तेरे को, ज़रूरत होगी तो पूरी कॉलोनी है हमारे आसपास, इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अरे दुनिया के बच्चे बाहर जाके नौकरी करते हैं, और बुलंदशहर से दिल्ली है कितनी दूर, कोई बात होगी हम फ़ोन करके बुला लेंगे। लड़के ने कहा चलो ठीक है। और ये सभी लोग 2 महीने में एक बार खाटू श्याम दरबार होकर आते थे, लेकिन अब जब से इसका नौकरी शुरू हुआ है तो ये धन्यवाद करने अभी तक बाबा दरबार नहीं पहुँचे। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था, ये ऑफिस से अपने कमरे पर आ गया था। माता का फ़ोन आता और बोलती हैं कि हम खाटू श्याम पहुंच रहे हैं, क्या तू भी चलेगा। उसने कहा अरे बिल्कुल चलूँगा, बताओ कब जाना है। तो उन्होंने कहा यहाँ से बस जा रही है और दिल्ली होते हुए निकलेंगे हम यहाँ से, तो हम सोच रहे हैं कि तू दिल्ली में कहीं से बस में आ जाना। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जब इस तरफ आओगे और जब गाज़ियाबाद क्रॉस करोगे, ठीक है ना, तो मुझे आप फ़ोन कर देना, मैं आपको बस स्टैंड पे मिल जाऊंगा, या कोई भी उनका जो डिसाइड होता पॉइंट वहाँ मिल जाऊंगा। पिता ने भी कहा कि चल ठीक है मिलते हैं, ऑफिस से तेरे को छुट्टी मिल जाएगी। उसने कहा मिल जाएगी पापा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। इसने छुट्टी के लिए अप्लाई करा, छुट्टी नहीं मिली, बहुत रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है हाफ डे करके चला जाना। इसने अपने मम्मी पापा को बताया, उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, हाफ डे में तो यानी जब तक हमारी बस आएगी जब तक तू ऑफिस से आ जाएगा। उसने कहा हाँ मैं सुबह और जल्दी चला जाऊंगा, अपना काम पहले ख़त्म कर लूँगा। 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा, मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगा, 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। पिता ने कहा ठीक है, वैसे भी बस 4:30-5 बजे के आसपास वहाँ पहुँचेगी। इसने कहा ठीक है। ये अपना ऑफिस में फटाफट पहुँचा है, उस दिन काम कर लिया, बहुत खुश है कि आज बड़े भैया से मिलने जाना है। तो भाई एक खुशी अलग होती है, जब आप बाबा धाम जा रहे हो तो खुशी ही अलग होती है। माहौल बहुत अच्छा है इसके ऑफिस का भी, सब लोग हेल्पिंग नेचर के हैं और इसकी मदद भी कर रहे हैं और इसका काम भी पूरा करा रहे हैं। ठीक है, ये अपना पूरा काम ख़त्म करके उसी पॉइंट पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ माता पिता से मिलना है। आधा घंटा हो जाता है, बस नहीं आती। माता पिता के फ़ोन पर फ़ोन करता है तो कोई फ़ोन उठा नहीं रहा, रिंग जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। पड़ोस में फ़ोन करता है कि बस जानी थी खाटू श्याम दरबार, वो निकल गई। उन्होंने कहा हाँ वो तो ठीक टाइम पे निकल गई थी, क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं यहाँ आई नहीं है, उन्होंने किसी और रूट से चली गई होगी। फिर इसने दीपक ने कहा कि आपके घर से कोई गया था। उन्होंने कहा हाँ हमारा छोटा बेटा गया है और भाभी भी गई हैं। तो इसने नंबर मांगा कि उनमें से किसी का नंबर दे दीजिए जो कि बस में हो, मुझे बात करनी है, माता पिता से फ़ोन पर बात हो नहीं रही है। उन्होंने नंबर दिया। जब इसने फ़ोन मिलाया तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई सुनकर। फ़ोन किसी और ने उठाया मतलब, और उन्होंने कहा कि यहाँ एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तकरीबन हर किसी के ही चोट लगी है। कुछ लोग साथ छोड़ चुके हैं, समझ रहे हो आप, और बहुत गंभीर चोटें आई हैं, तो सबको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो इसने पूछा कि कहाँ पर हुआ है और कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। बताया कि ये गाज़ियाबाद का कोई एरिया जहाँ पर ये बस का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई है, और आसपास में जिसको जहाँ जगह मिली है वहाँ पहुँचाया जा रहा है।
आप कौन बोल रहे हो? उसने कोई बात नहीं करी। लड़के ने फ़ोन काटा, अपनी मोटरसाइकिल उठाई और सीधा गाज़ियाबाद के लिए निकल गया। बस की हालत देखता है, पहुंचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसके। अपना बटुआ निकालता है, बाबा की तस्वीर होती है और कहता है कि भाई ऐसा है, माता पिता को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना मैं ऐसा रूठ जाऊंगा, ऐसा गुस्सा हो जाऊंगा, ज़िंदगी में कभी शक्ल नहीं देखूंगा। तुमसे मिलने आ रहे थे, ये क्या बात हुई? मेरा क्या है इस दुनिया में इनके अलावा? बड़े भैया अगर नहीं हुआ ना सब कुछ सही तो बहुत गलत कर दूंगा मैं। बहुत गुस्से में है ये, बाबा से ऐसे बात कर रहा है। ये खूब कोशिश करता है, इसके माता पिता वहाँ नहीं मिलते। जो लोग प्राण त्याग चुके थे उनको भी जाकर देखता है, उनमें भी माता पिता नहीं है। लिस्ट देखता है किस किस के क्या, कौन कहाँ पहुँचाया है, कौन से हॉस्पिटल है, कहीं इसके माता पिता का नाम ही नहीं है। एक से हॉस्पिटल में मिलता है तो उन्होंने बताया कि हाँ वो भी थे बस में और मेरे पीछे वाली सीट पर ही बैठे थे। अब और ज़्यादा मन में डर और अजीब लगने लग गया कि जब माता पिता थे तो वो गए कहाँ? कुछ नहीं समझ आ रहा इसे। बहुत परेशान, ढूंढना शुरू करता है अपने माता पिता को, हर जगह ढूंढता है। आसपास के क्या, दूर दूर के हॉस्पिटल में भी जाकर उनकी तस्वीरें दिखाता है, उनका नाम बताता है, कहीं कुछ नहीं पता उनका। छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर जाकर देखता है, कुछ नहीं, कहीं कोई खबर नहीं है। 11 बज जाते हैं ढूंढते ढूंढते। अब थक चुका है, कमरे पे आता है, मुँह हाथ धोता है और बाबा के सामने बैठ जाता है और बस रो रहा है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैंने जो दोपहर बोला था दोबारा बोल रहा हूँ, बाबा तुमसे कभी नहीं मुलाकात करूँगा, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगा और मैं किसी से ये भी नहीं कहूँगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो या तुम मदद करते हो। तुम कुछ नहीं करते, और अगर करते हो तो अब मुझे तुम्हारी इस मदद का, तुम्हारा हमारे साथ होने का सबूत चाहिए। मेरे माता पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन दफ्तर आता है, ऑफिस में सभी को पता चलता है उसके मम्मी पापा के बारे में। सब लोग चिंतित हैं कि भाई ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ गए? तो किसी ने कहा कि आपको पुलिस में बोल देना चाहिए। इसने जाकर बात करी तो उन्होंने भी कहा कि एकदम से हम ढूंढ नहीं सकते, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्या पता किसी रिश्तेदार के गए। उन्होंने कहा मेरा कोई रिश्तेदार रहता ही नहीं गाज़ियाबाद। तो क्या पता दूसरी बस से वो घर लौट गए हो। कह रहे घर भी नहीं लौटे हैं। ने कहा आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। 2 दिन बीत गए, अब सबने ढूंढ इनकी तेज़ कर दी। रिश्तेदारों को भी पता पड़ा, सबने ढूंढना बहुत चाहा, कोशिश करी, लेकिन नहीं मिल रहे थे। ये लड़का धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इसे पता ही नहीं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। दफ्तर भी जाता है, बेमन से काम कर रहा है, लेकिन ऑफिस वाले भी इतने अच्छे नेचर के हैं कि वो इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में है जहां सिर्फ इसकी हालत ये ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। ऐसे लोग भी होते हैं। वरना आज की डेट में कुछ ऐसे भी ऑफिस होते हैं जिन्हें आपकी समस्या से कोई मतलब ही नहीं, उनको बस अपना टारगेट, अपने काम से मतलब है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितने परेशान हैं, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे होते हैं। करीब 17 दिन बाद ये लड़का, ये मानिए कि धीरे 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 शरीर से हारता जा रहा था। माता पिता की परवाह, माता पिता की चिंता इसे खाए जा रही थी। 17 दिन बाद इसके फ़ोन पर इसके पिता का फ़ोन आया। बेटा कैसा है? एकदम खुश हो गया उनकी बात सुनकर कि आप कहाँ हो और इतने दिन से कहाँ थे? आप मुझे अपनी जगह बताओ। पिताजी मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा सब ठीक है और माता भी यहीं है, पहले माँ से बात कर। इसने माता से बात करी, खूब रोया उनसे बात करते करते, और बोलता है कि माँ आप कहाँ थी, दोनों कहाँ चले गए थे, मैं कितना परेशान था, अभी फ़िलहाल कहाँ हो, मुझे अभी मिलना है आपसे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा अब सब ठीक है। ये मान कि हम 3 दिन तक तो बेहोश ही थे और हमारे को एक सज्जन पुरुष हैं वो ले आए थे, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने अपने घर पर ही रख कर हमारा उपचार करा है, हम किसी हॉस्पिटल नहीं थे,
और ये डॉक्टर ही निकले जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने मेरे माता पिता का ख्याल रखा, मैं उनसे मिलकर धन्यवाद करूँगा। आप हो कहाँ, जगह बताओ। इसके दफ्तर में सभी को पता चला तो सभी ने इसे बहुत बधाई दी, बहुत खुश है। मोटरसाइकिल उठाता है और सीधा निकलता है गाज़ियाबाद के लिए। वही लोकेशन जो इसके पिता ने बताई थी, वहाँ पहुँचकर अपने पिता को फ़ोन करता है। माता और पिता दोनों आते हैं नीचे, मतलब उस बिल्डिंग से। थोड़ा सा चलने के बाद, एक मोड़ के बाद बेटा खड़ा होता है। मिलते हैं, रोते हैं, गले मिलते हैं और बहुत खुश होता है उन्हें देखकर कि मेरी ज़िंदगी वापस आ गई मेरे पास, मैं बहुत परेशान था। अब ये बेटा बोलता है कि मैं उनसे मिलकर उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिता ने कहा हाँ चलना। अब ये जब गए हैं, माता, पिता और ये बेटा पैदल पैदल एक रोड में अंदर जाते हैं, तो वहाँ गेट पर, मतलब ये मानिए जैसे संकल लगा देते हैं ना ऊपर से, उस तरह से लगा हुआ था। और एक अपार्टमेंट था 3 फ्लोर का, बाहर चौकीदार बैठे हुए थे। तो इसके पिताजी ने कहा कि बेटा खोल देना 1 मिनट। उन्होंने कहा किससे मिलना है? कह रहे किससे मिलना है क्या, मतलब जिनके घर पर हम इतने दिन से थे। तो उन्होंने कहा बाबूजी ये कोई गलत ध्यान है आपको, इस बिल्डिंग में कोई नहीं है। कह रहे मतलब हम गलत थोड़ी ना बता रहे हैं, अरे यही बिल्डिंग थी और बिल्डिंग का कलर भी यही है, गेट भी यही था, तुम कब आए? उसने कहा मैं तो जब से यहीं हूँ, देख रेख करता हूँ इस बिल्डिंग की। और आप कौन से फ्लोर पे थे? मैंने कहा बेटा हम तकरीबन 10 दिन से जो सबसे ऊपर वाला माला है उस पर थे और हमारी देखभाल डॉक्टर साहब ने करी है। उन्होंने कहा ऊपर कोई डॉक्टर साहब नहीं रहते, पूरा मकान खाली पड़ा है, आपको गलत ध्यान है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा बेटा हमारा ख्याल करा है उन्होंने। उसने कहा आप मानते क्यों नहीं? तभी बेटा बोला कि अगर पिताजी बोल रहे हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर जो रहते हैं उन्होंने इनकी मदद करी है, तो मुझे बस उन्हें धन्यवाद बोलना है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो उसने कहा बेटा जी यहाँ कोई रहता ही नहीं है, आप हमारी बात नहीं मान रहे। उन्होंने कहा नहीं, वो डॉक्टर साहब वहाँ रहते हैं और हमें थैंक यू बोलना है। अब गार्ड ने ये बोला कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो चलो मेरे साथ। उन्होंने उस लड़के को कहा कि आपके माता पिता को गलत बिल्डिंग ध्यान है, आप मान लो मेरी बात। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरी मन की तसल्ली के लिए एक बार आप चल लो। उन्होंने कहा चलो। पहला जीना, दूसरा जीना, जैसे ही उस फ्लोर पर आते हैं, तीसरे फ्लोर पर, कहते देख लो दरवाज़ा बाहर से बंद है, ताला लग रहा है और चाबी मेरे पास रहती है। तो उन्होंने कहा खोलो। कह रहे अच्छा खोलूँगा, तो ये तुम इसी घर में रहे थे अम्मा बाबूजी 10 दिन, बताओगे सामने क्या है और इधर क्या है और उधर क्या है? तो बाबूजी ने बताया कि 3 कमरे हैं, ठीक है, और 2 किचन थी। अब लड़के ने गार्ड से पूछा क्या ऐसा ही है? कह रहे हाँ बना तो ऐसा ही हुआ अंदर से, लेकिन आप लोगों ने कब देखा मकान? कह रहे और सामने वाली जो खिड़की है उसके दाहिने हाथ पे एक प्यारा सा मंदिर है जिसमें एक प्यारी सी तस्वीर थी। उन्होंने कहा अरे कोई रहता ही नहीं है, मंदिर है, तस्वीर थी, आप क्या बोले जा रहे हो? बेटे ने कहा आप एक बार अब दरवाज़ा खोल ही दो। दरवाज़ा खोलता है, इतनी मोटी मोटी मिट्टी जम रही थी, ठीक है, फर्श पर, यानी वहाँ वास्तव में कोई नहीं रहता। माता पिता का इलाज हुआ यहाँ 10 दिन, समझ नहीं आया कैसे। और वास्तव में वहाँ एक आला बना हुआ था, मंदिर बना हुआ था, और उस पर कहीं से कैसे हवा से उड़कर खिड़की से कोई बाबा शाम की छोटी सी एक तस्वीर वहाँ पड़ी थी और उस पर बहुत मोटी मोटी मिट्टी की परतें जमी हुई थी। लड़के ने वो उठाई, साफ करी। कह रहे पिताजी देखो तुम्हारा इलाज ये भाई कर रहा था, ठीक है, यहाँ कोई नहीं है और इसी ने किया है तुम्हारे को ठीक। अब यहाँ इसको गार्ड को भी नहीं समझ आया कि वास्तव में ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। इन्हें इस घर के बारे में अंदर ये सब है कैसे पता था? मंदिर है, मंदिर में तस्वीर भी है, ये कैसे पता थी? लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वैसे कहानी पूरी हो गई है। फ़ोन करवाने वाले बाबा थे, मदद करने वाले इन दोनों की बाबा शाम थे, इन दोनों को जीवन दान देने वाले बाबा शाम थे, बेटे को माँ बाप तक वापस लाने वाले भी बाबा शाम थे। और ये एक सवाल बना रह गया कि आखिरकार 10 दिन या 17 दिन इनका ट्रीटमेंट किया किसने था? कुछ नहीं पता।
माता पिता ने बहुत बहुत बार कोशिश करी ये याद करने की कि आखिर वो था कौन जिसने हमारी मदद करी, कौन वो डॉक्टर था। आप तो जानते ही हो कौन वो डॉक्टर था, और मैं भी जानता हूँ। और हाँ, ये मकान इस बेटे ने ख़रीद लिया फ़िलहाल में, और माता पिता और ये बेटा जी तीनों यहीं रहते हैं। और जल्द ही अब यहाँ इनके परिवार में एक सदस्य और जुड़ रहा है, बेटे की शादी है। और जो बाबा जी हैं, बाबा श्याम, वो आज भी इनके साथ, अब तो खैर ये तो मतलब ही नहीं उठता कि वो आज हैं कल नहीं है, इनके साथ हमेशा रहेंगे। और इनके जीवन में अब खुशियाँ भरपूर आ रही हैं। बोलो जय श्री श्याम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह, ठीक है। भरोसा करो कमाल होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।